नमस्कार। अपकमिंग टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए और एचपीआरसी के एग्ज़ाम्स के लिए जो है हमने अलग से एक सीरीज़ चलाई है जिसको हमने अभ्यास एचपीआरसी कर जो है वो नाम दिया है। और इस सीरीज़ का आज 5वां पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऑफिशियल सिलेबस एचपीआरसी का डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर जो है वो किया जाता है। तो देखिए, अगर आप तैयारी एचपीआरसी और अपकमिंग टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। आज इस सीरीज़ के 5 पार्ट जो है कंप्लीट हो रहे हैं। तो 5 पार्ट का कंपाइल कर एक पीडीएफ बनाकर जो है वो टेलीग्राम पर, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से जो है वो सर्च करना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और हम तक भी जो है वो आपकी सपोर्ट पहुंचती रहे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल। तो देखिए, बोलते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है। अगर हम बात करते हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम, तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मोसाद जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी का जो है वो नाम है। अब देखो, जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सभी की जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं उन सबको जो है वो अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं। जैसे कि हम इंपॉर्टेंट नाम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर CIA दिया गया है। तो ये जो CIA है इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और ये USA की जो है वो एजेंसी है। यहाँ पर NICHO नाइको कर जो है वो दिया गया है। ये कौन सी कंट्री की जो है वो ऑफिशियल एजेंसी है। तो ये NICHO कर जो यहाँ पर एजेंसी दी गई है, ये जापान की जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है। और यहाँ पर MOIS कर भी जो है वो एक एजेंसी दी गई है। ये जो MOIS कर एजेंसी है ये ईरान की जो है वो ऑफिशियल एजेंसी है। MOIS का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो है वो यहाँ की ऑफिशियल एजेंसी है। वैसे ही हमें पाकिस्तान की भी जो है वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी देखने को मिलती है जिसको ISI नाम जो है वो दिया गया है। कई बार एग्जाम में सिंपल कर क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो ISI है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो इसका नाम है। चाइना में भी हमें ऐसी ही एजेंसी देखने को मिलती है। चाइना में जो एजेंसी देखने को मिलती है उसको MSS कर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कर जो है नाम दिया गया है। USA में हमने CIA पढ़ा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। USA की FBI भी जो है वो एजेंसी है, एक FBI भी है। अपने भारत की बात करते हैं अब कि हमारे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन कौन सी। तो एक तो हमारी IB आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक रॉ जो है वो आती है। रॉ का नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एजेंसीज जो हैं वो आती हैं। तो पूरे वर्ल्ड में वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं और हर एक कंट्री की अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, परंतु इंपॉर्टेंट वन हमने जान ली। अगर कोई फिर भी बचती है यहाँ पर तो वो MI6 और MI5 जो है वो बच जाती है। ये MI6 और MI5 जो है वो किस कंट्रीज़ की है, ये ब्रिटेन की जो है वो एजेंसीज़ हैं। हाँ, इजराइल की जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मोसाद इसकी एजेंसी है, इजराइल में हमें एक सिनबेट कर एजेंसी भी देखने को मिलती है। सिनबेट भी इजराइल की ही एजेंसी है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो मोसाद है ना, ये एक्सटर्नल मामलों पर, जो देश के बाहर के मामले हैं उनके ऊपर अच्छे से नज़र रखती है और सबसे शार्प ये मानी भी जाती है। सिनबेट की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटरनल जो डोमेस्टिक मामले हैं, उनके अपने घरेलू मामले, उनके ऊपर जो है वो नज़र रखती है। इजराइल ईरान के वॉर के बाद ये एजेंसीज इंपॉर्टेंट हो गई। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद एंड कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि कौन सा महाजनपद और उसकी राजधानी जो है वो सही तरीके से मैच नहीं की गई है। पिछले एडिशन में भी मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद जो हैं वो टोटल हमारे पास हैं और मैंने कहा भी था कि ये 16 के 16 महाजनपद हम आपको याद भी करवा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कौन सा सही मेल नहीं खाता है। मगध महाजनपद दिया गया है कि राजगृह इसकी कैपिटल है। अवंती दिया गया है कि उज्जैन इसकी कैपिटल है। कौशला दिया गया है कि वैशाली इसकी कैपिटल है। वत्स दिया गया है क्या कौसंबी इसकी कैपिटल है। सबसे पहले हम मगध महाजनपद की बात करें तो राजगृह इसकी कैपिटल है, बिल्कुल सही बात। अवंती यहाँ पर दिया गया है तो अवंती की जो राजधानी है क्या वो उज्जैनी है, उज्जैनी ही इसकी राजधानी है, ये भी सही बात है। कौशल महाजनपद यहाँ पर दिया गया है तो कौशल की कैपिटल क्या जो है वो वैशाली है, नहीं वैशाली नहीं है कौशल की कैपिटल। इसकी कैपिटल जो है वो श्रावस्ती जो है वो इसकी कैपिटल आती है। क्या श्रावस्ती इसकी कैपिटल जो है वो आती है। अच्छा, वैशाली जो है वो किस महाजनपद की कैपिटल है, तो वैशाली जो है वो एक वज्जी महाजनपद आता है। वज्जी महाजनपद की जो है ये राजधानी है। वत्स यहाँ पर दिया गया है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, तो वत्स महाजनपद की राजधानी जो है ये कौशाम्बी ही आती है। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। कौशला महाजनपद ये
ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हमारे पास महाजनपद की संख्या टोटल जो है वो 16 आती है। तो 16 के 16 महाजनपदों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अंग महाजनपद, इसकी कैपिटल चंपा में आती है। मगध हमने राजगिरी पढ़ा। काशी की कैपिटल जो है वाराणसी में आती है। वत्स महाजनपद की जो है कौसंबी में आती है। कौशल महाजनपद की श्रावस्ती में आती है। एक चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद की कैपिटल जो है सोथीवती में आती है। कुरु महाजनपद है, इसकी इंद्रप्रस्थ कैपिटल आती है। पंचाल महाजनपद है, इसकी पंचाल महाजनपद की कैपिटल जो है वो अहिछत्र आती है, ये अहिछत्रा कर। और मत्स्य की विराटनगर आती है। सूरसेन महाजनपद की मथुरा आती है। ये जो अस्मका महाजनपद है इसकी कैपिटल पौतला आती है। ये जो अस्मक है पौतल इसकी कैपिटल आती है। अवंती की जो है वो उज्जैनी और गंधार की तक्षशिला और कंबोज महाजनपद की कैपिटल राजपुरा में आती है। वज्जी महाजनपद की कैपिटल जो है वो वैशाली में आती है। मल्ल महाजनपद है, मल्ल महाजनपद की कैपिटल जो है वो आती है कुशीनारा में। कुशीनारा में जो है वो इसकी कैपिटल आती है। ठीक है जी, तो ये हमने 16 के 16 महाजनपद जान लिए और इनकी कैपिटल जो है वो जान ली। इन महाजनपदों के बारे में ध्यान रखना है कि 16 महाजनपद हैं जिनका उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में देखने को मिलता है। कहाँ पर? ये क्वेश्चन हमने पिछली बार पढ़ा था, अगंतुर निकाय में। ठीक है, अगंतुर निकाय में पर देखने को मिलता है। साथ में ही दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि जैन ग्रंथ में भी वर्णन देखने को मिलता है। तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो है वो ये मेंशन देखने को मिलता है, भगवती सूत्र कर जो है आपने ये भी ध्यान रखना है। जितने भी महाजनपद हुआ करते थे इनमें से मगध महाजनपद, कौशल महाजनपद, वत्स महाजनपद और अवंती महाजनपद, ये सब जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था वो हुआ करते थे। जनपदों के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हेनरी लुइस विवियन देरोजियो वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। तो बोलते हैं कि जो हेनरी लुई विवियन देरोजियो थे ये किस आंदोलन के साथ जो था वो जुड़े हुए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे जिस आंदोलन का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट, ऑप्शन बी सही आंसर इसका होगा। देखो ये बात है 19वीं शताब्दी के भी चौथे दशक की, जब एक ग्रुप बनाया गया बुद्धिजीवी, बंगाल के बुद्धिजीवी थे जिनके द्वारा एक रेडिकल ग्रुप की स्थापना की गई। इसके जो विचार हुआ करते थे वो क्रांतिकारी विचार जो था वो इसके थे और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हेनरी विवियन देरोजियो कर रहे थे और यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो इसको नाम दिया गया। यंग बंगाल आंदोलन जो था वो इसको नाम दिया गया था। एंग्लो इंडियन थे ये हेनरी विवियन देरोजी, इनका नाम ध्यान रखना है। हेनरी विवियन देरोजी जो था ये एंग्लो इंडियन हुआ करते थे और फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। ये फ्रांस की क्रांति का इनके ऊपर महत्वपूर्ण योगदान था, इनके प्रभाव था इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। इन्होंने हिंदू कॉलेज में 1826 से लेकर 1831 तक जो था वो पढ़ाया भी था। देरोजियो को जो था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो था वो बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं अपनी जाति का पिता के रूप में मान्यता भी जो था वो दी थी। तो काफी फेमस थे। देरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि भी जो है वो माना जाता है। देरोजियो ने जो था वो 22 वर्ष की उम्र में हैजे के कारण, हैजा हुआ था इनको और उसके कारण इन्होंने अपने प्राण जो था वो त्याग दिए थे। इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी हैजे के कारण। यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी भी दिया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में जो था वो की गई थी। मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की के द्वारा और कर्नल हेनरी एल्काउट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर होम रूल लीग भी जो है वो दिया गया है। होम रूल लीग की स्थापना का अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट और साथ में ही हम एक और नाम जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ पढ़ते हैं, वो है बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है वो अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने जो था वो बाद में चलकर इसकी स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की थी। तो होम रूल लीग भी क्लियर हो गया। खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर जो है वो दिया गया है। खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट कब जो था वो स्टार्ट हुई थी। ये 1919 का आंदोलन जो था वो हुआ करता था और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर भी जो था वो माना था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता जो था वो देखने को मिली थी। तो ये सारे मूवमेंट हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है परंतु मैंने बड़े अच्छे से आपको पहले ही बता दिया है। आगे बोलते हैं राज्यसभा इंजॉय विच स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और अगर आपने पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो है वो क्रॉस कर लिया है, मतलब पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत आपका नहीं होना चाहिए।
देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा ब्रीफ कॉन्सेप्ट होता है। एक लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो कॉमन आप उसके सदस्यों का टेन्योर पढ़ लेंगे, लोकसभा की जो सदस्य बनते हैं कैसे बनते हैं, राज्यसभा के बनते हैं कैसे बनते हैं वो पढ़ लेंगे। परंतु ये आर्टिकल 312 राज्यसभा से जुड़ा हुआ है और राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है आर्टिकल 312 को लेकर, लोकसभा के पास ये पावर है भी नहीं। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर राज्यसभा चाहे तो आर्टिकल 312 का इस्तेमाल कर ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो बना सकती है और ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए जो है वो बना सकती है। एक आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा आर्टिकल 349 है। आर्टिकल 249 249 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये भी राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है, लोकसभा के पास ये पावर नहीं होती। राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी कानून बनाने के लिए जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया है। अब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब मैं कभी ये नहीं मानूंगा कि आप स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बीच में फ़र्क नहीं जानते। अगर आपको फ़र्क पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तब बहुत कमी है। अभी देखिए, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें स्टेट कोई भी कानून बना सकता है, जो भी स्टेट में सब्जेक्ट मेंशन होंगे वो स्टेट कानून उनके ऊपर बना देगा। जो यूनियन लिस्ट होती है ये सेंटर वाली होती है, सेंटर इसके ऊपर कानून बनाता है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करता। परंतु कंकरेंट लिस्ट ऐसी होती है इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का जो है वो कानून बनाने का अधिकार रहता है साथ में। तो आर्टिकल 249 में ऐसी पावर भी है कि वो पार्लियामेंट को अथॉराइज कर सकता है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके ऊपर जो है वो कानून बना दिया जाए। चलिए, अभी आप मुझे कमेंट कर बताइए कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में आता है। एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो कौन सी लिस्ट में जो है वो आता है, स्टेट में आता है, यूनियन में आता है या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है। और अगली वीडियो जो आएगी ना H6 वीडियो, उसमें आपके लिए ये काम भी रहता है कि इन तीनों लिस्ट को पढ़कर रखना। यहाँ से एक अच्छे डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन हम बनाएंगे। बाकी अभी अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये जो आपकी गलतियां हैं, आपकी कमियां हैं, इनका आपको पता चले और इनको आप इम्प्रूव कर सकें, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है जो मेहनत है उसको एक अच्छी शेप मिले और आपका जो है रिजल्ट भी अच्छा हो, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप अपकमिंग टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये जेबीटी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब आप कितने सीरियस हैं तैयारी को लेकर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोलते हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, पढ़ लेते हैं। बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बोलते हैं कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि ये जो संपत्ति का अधिकार है ये 42वें संवैधानिक संशोधन से जो है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और उससे आगे बोलते हैं कि आर्टिकल 33 एम्पावर द पार्लियामेंट नॉट टू ग्रांट सम फंडामेंटल राइट टू पर्सन सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस। कि ये जो आर्टिकल 33 है ये बात करता है कि पार्लियामेंट जो है ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो जो है वो जो पर्सन आर्म्ड फोर्सेस में जो है वो काम करते हैं या फिर अपनी सेवाएं देते हैं उनको फंडामेंटल राइट ना दे। ठीक है, हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, परंतु अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ना कि 42nd, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके थ्रू इसको हटाया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और दूसरे में बोलते हैं कि आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। बिल्कुल सही बात है, ये पार्लियामेंट को ये शक्तियाँ देता है कि आप जो है आप क्या कीजिए, आप मौलिक अधिकार जो सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं व्यक्ति, उनके मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान ना करे, ये अधिकार जो है उनको देता है। नॉट टू ग्रांट फंडामेंटल राइट, नॉट है यहाँ पर लिखा गया, तो ये उनको जो है ये पावर देता है।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर बोलते हैं इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट वाला हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ ली, ये 42nd नहीं है। और इसमें ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको जो है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको लीगल राइट में जो है वो डाल दिया गया है। तो अभी अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट में आती है और आर्टिकल 300A के तहत जो है ये आती है। और ये जो आर्टिकल 33 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स फॉर मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सिमिलर सर्विसेज। ठीक है, तो ये आर्टिकल 33 जो है वो पार्लियामेंट को शक्तियाँ देता है कि आप जो है फंडामेंटल राइट ना दें आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, पुलिस सर्विसेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी जो मिलती जुलती सर्विसेज हैं उनके जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं या व्यक्ति जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो ठीक है, ये आपने यहाँ पर राइट्स पढ़ ली है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। तो बोलते हैं कि वायुमंडल की दी गई परत में से किस परत का घनत्व तो सबसे कम है। हमारे पास जो है वो अलग अलग लेयर्स आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। कौन कौन सी लेयर आती हैं वो भी हम जानेंगे, परंतु बोलते हैं लोएस्ट डेंसिटी किसकी है। हम लोएस्ट डेंसिटी की बात करें तो एग्जोस्फीयर की डेंसिटी सबसे लोएस्ट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में जानना है तो इस इमेज से देखिए, यहाँ से आप अच्छे से जो है वो चीज़ों को समझ जाएंगे। हमारे पास जो है वो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, इस तरह से जो है वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो है वो आती हैं। अब इन लेयर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जो है वो समझते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक तो इनकी हाइट की गई है कि कितनी हाइट से कितनी हाइट तक कौन सी लेयर जो है वो होती है। जैसे कि एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है और उसकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर तक जो है वो होती है। ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट 13 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर हवा होती है जिससे हम सांस लेते हैं। यहाँ पर जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे आजकल बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, ये सब चीज़ें, धुंध भी आजकल पड़ जाती है, ये सब चीज़ें जो है ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर लेयर। ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है ये 50 किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड होती है और यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह जो है वो फ्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि एरोप्लेन वगैरह जो है वो कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो फ्लाई करते हैं। और जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर भी जो है वो यहाँ पर ही आती है, स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर आती है। फिर होती है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर तीसरी इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो आती है और ये जो है वो 80 किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड होती है। 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। यहाँ पर मेट्रोइड्स वगैरह जो बर्न होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो स्पेस में बर्न कर कर एंटर करते हैं। फिर थर्मोस्फियर जो है वो आती है। थर्मोस्फियर जो है वो लेयर है जहाँ पर टेम्परेचर एकदम से जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहीं पर आयनोस्फीयर भी आता है। आयनोस्फीयर इसी लेयर का जो है वो पार्ट है और आयनोस्फीयर जो है वो 80 to 400 किलोमीटर, 800 से 400 किलोमीटर तक जो है ये एक्सटेंड है। ये जो आयनोस्फीयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह में जो है वो रेडियो वेव्स वगैरह ट्रांसमिट करने में जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद जो लास्ट लेयर आती है या फिर जिसको आप अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, वो एक्सोस्फीयर जो है वो आती है। ये लेयर बड़ी ही थिन होती है। यहाँ पर हल्की हल्की गैसेज, जो लाइट गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, वो यहाँ पर फ्लोट करती रहती हैं और स्पेस में आती हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये एक्सोस्फीयर यहाँ पर आती है। तो ये हमने सारी लेयर्स के बारे में जो है वो जान लिया, जो इंपॉर्टेंट लेयर्स आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनता है। देखिए जी, जब तक HPSSC पेपर करवाता था तब तक तो पक्का बनते ही बनते थे यहाँ से क्वेश्चन, और पक्की बात है कि HPRCA में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर चल पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज कोल्ड करंट दैट फ्लोज along the western coast of South America and significantly affects the climate of the region। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धारा है, कौन सा ऐसा करंट है जो कोल्ड करंट की श्रेणी में आता है, क्योंकि करंट कोल्ड करंट भी होता है, हॉट करंट भी होता है। तो कोल्ड करंट की श्रेणी में आता है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में बहता है और इस क्षेत्र की जो जलवायु है उसमें महत्वपूर्ण रूप से ये प्रभावी रहता है। तो ये कौन सा जो है वो करंट आता है, तो देखिए ये करंट जो आता है ये पेरू करंट आता है। इसको हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पेरू करंट आता है।
देखिए यहाँ पर ना मैं करंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो ओशियनिक करंट होते हैं, समुद्र में जो करंट होते हैं, ये जैसे कि क्रोशियो करंट दिया गया है, ये वार्म करंट जो है वो आता है, ये कोल्ड नहीं आता, ये वार्म करंट जो है वो आता है। इसके बारे में इतना आपने ध्यान रखना है। और वैसे ही यहाँ पर जो है वो गल्फ स्ट्रीम भी दिया गया है, तो ये गल्फ स्ट्रीम ये भी वार्म करंट में ही जो है वो आता है। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये जो है ये भी वार्म टाइप का ही करंट जो है वो आता है। तो यहाँ पर कोल्ड टाइप का करंट है ही एक करंट हमारे पास, जो पेरू करंट है, इसको हमबोल्ट करंट भी जो है वो बोलते हैं। यहाँ से हम इतना सा ही याद रखेंगे, इतना सा एनफ है याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच मॉडल वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा मॉडल था जिसके ऊपर हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो बेस्ड थी। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अलग अलग 5 ईयर प्लान आए, तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, वो हारोद डोमर मॉडल के ऊपर जो था वो बेस्ड था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, इस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था। अब इस मॉडल के बारे में हम जानते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हम जानते हैं। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 में स्टार्ट हुई, 1956 तक जो था वो चली थी। इसमें जो ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया था वो 2.1% रखा गया था और अचीव की गई थी ग्रोथ रेट इसमें 3.6%। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्टर रखे गए थे जिनके ऊपर फोकस था, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी इसमें मेन सेक्टर थे। ये 1951 से 56 तक रहती है। दूसरा 5 ईयर प्लान हमारे पास जो था वो 1956 में स्टार्ट होता है, 1956 तक जो है ये चलता है। और ये पीसी मेहलोनोबिस इस मॉडल के ऊपर बेस्ड था सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा। और उसी तरह हमारे पास थर्ड 5 ईयर प्लान भी आता है जो 1961 में स्टार्ट हुआ, 1966 तक चला था। उसके बाद प्लान हॉलीडे आया। प्लान हॉलीडे जो है वो कब से लेकर कब तक रहा, प्लान हॉलीडे जो है वो 1966 से लेकर 69 तक जो था वो रहा था। ये याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से 74 तक। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया 1974 से 78 तक। और उसके बाद आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो है वो उसके बाद आता है। और ये रोलिंग प्लान कब से कब तक रहा, ये 1978 में स्टार्ट हुआ और 1980 तक जो था वो चला था। अगर 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हारो डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था, सेकंड पीसी मेहलोनोबिस मॉडल के ऊपर, और तीसरा 5 ईयर प्लान गादगिल योजना के ऊपर बेस्ड था। और एक 8th 5 ईयर प्लान आता है, ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के ऊपर जो था वो बेस्ड था। ये जो 8th 5 ईयर प्लान है इसका टेन्योर क्या से क्या था, इसका टेन्योर 1992 में ये स्टार्ट हुआ था और अपने 5 साल 1997 तक जो था ये इसने 5 साल पूरे किए थे। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान। इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय। तो बोलते हैं कि भारत में कॉइन जो है वो कौन इशू जो है वो करता है ना। तो भारत में अगर हम बात करें कि कॉइन कौन इशू करता है, सिक्कों की बात की जा रही है ना। सिक्के इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉइन्स को इशू नहीं करता। कॉइन्स इशू किए जाते हैं इंडिया में किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो नोट हमारे होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार तो ऐसा भी दे देते हैं कि कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देंगे या फिर इंडियन गवर्नमेंट दे देंगे। तो इंडिया की गवर्नमेंट एक ही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक ही बात है। ये जो है वो इसको इशू करती है। देखो, इशू करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू कर देगी। उसके बाद कॉइन्स की सप्लाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चली जाएगी, जो भी डिमांड होगी उसके बेसिस पर फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे सर्कुलेट जो है वो उनको कर देता है। वैसे ही क्वेश्चन बनता है कि 1 रुपए का जो नोट आता है, 1 रुपए का नोट भी आपने कभी ना कभी देखा होगा, अब तो प्रचलन में ये कम है। 1 रुपए के नोट के ऊपर जो है वो किसके सिग्नेचर होते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर जो है वो होते हैं, जो 1 रुपए का नोट जो है वो होता है। और ये जो 1 रुपए का नोट होता है इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही जो है वो इशू करता है। और इसमें जो है वो सिग्नेचर किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। बाकी के जो नोट आप देखेंगे, अभी आपकी जेब में 50-100 का कोई भी नोट पड़ा होगा, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सिग्नेचर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। और प्रेजेंट टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट कर बताइए। देखो, यहाँ पर वही डिटेल लिखी गई है जो मैंने आपको बताई कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो कॉइन्स को इशू कॉइन्स को जो है वो इशू करता है। बाकी 1 रुपए का नोट जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही इशू किया जाता है और बाकी के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद करता है।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज नेम्ड आफ्टर अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बोलते हैं कि कौन सी पेंटिंग बोलते हैं कि बिहार के एक जिले के ऊपर जिसका नाम जो है वो पड़ा है। देखिए बिहार के एक जिले के ऊपर नाम पड़ा है मधुबनी पेंटिंग का। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पेंटिंग इंडिया की पहचान रही है और मधुबनी पेंटिंग, कई बार तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि मधुबनी कहाँ की फेमस पेंटिंग है, तो बिहार की ये फेमस पेंटिंग है। हमारे पास ऐसी ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स अलग अलग स्टेट्स की देखने को मिलती हैं। देखिए जब पेंटिंग की बात हो रही है तो बिहार की पेंटिंग आ गई मधुबनी, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग जो है वो फेमस है, और पट्टचित्र पेंटिंग उड़ीसा की फेमस पेंटिंग है, और जो कलमकारी पेंटिंग आती है ये आंध्र प्रदेश की फेमस पेंटिंग है। गोंड पेंटिंग आती है ये मध्य प्रदेश की फेमस पेंटिंग है, और एक फड पेंटिंग आती है और मंदाना पेंटिंग ये राजस्थान की है। फड मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान की। कलीघाट पेंटिंग आती है ये वेस्ट बंगाल की फेमस पेंटिंग है, और एक अथिल्या पेंटिंग आती है ये गुजरात की फेमस पेंटिंग है। तो इन पेंटिंगों के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी पेंटिंग किस स्टेट से संबंधित है, किस स्टेट में कौन सी पेंटिंग फेमस है। जैसे कि हमारी कांगड़ा पेंटिंग यहाँ पर फेमस है। तो ऐसे ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये कल्चर में क्वेश्चन बन जाएगा, आर्ट में क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ कोक ब्रोक एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बोलते हैं कि किस भारतीय राज्य की ये कोक ब्रोक कर आधिकारिक भाषा है। पिछले जो एडिशन था H4 कर हमारा एडिशन इस सीरीज का, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। साथ में कंपाइल कर 5 पार्ट का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।